हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है कल्प्रिट। और स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे खुशी होगी अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे, लेकिन मैं पहले बता दूँ, ये कोई इस तरह से रोमांटिक स्टोरी नहीं है, बल्कि जो आजकल रियलिटी चल रही है, जैसे कि कोलकाता केस, ये उससे रिलेटेड है। ये सिर्फ एक अवेयरनेस की तरह समझ सकते हो या फिर एक फीलिंग, जो कि इस तरह की चीज़ों का शिकार हो चुका है पर्सन, किस तरह से चीज़ें उसके लाइफ में मोड़ लेती हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें, और इन चीज़ों का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। और सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं, घर के लोगों से भी होती हैं। मुझे याद है कि मैं एक रील देख रही थी और वो पर्सन शायद कविता सुनाते हैं रियलिटी की चीज़ों पे एक कैसे भी। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी अपने एक सीक्रेट बताओ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। कुछ लोगों ने फालतू के सीक्रेट भी बताए थे, पर बहुत सारी लड़कियों के सीक्रेट ऐसे ही थे कि मेरे एल्डर कज़न ऐसे करता है, मेरा सगा भाई ऐसे करता है, मेरे अंकल ऐसा करते हैं, मेरे फ्रेंड ने, मेरे टीचर ने ऐसा करा है। और इवन कुछ लड़कियों के फादर भी सही नहीं थे। और जो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर चीज़ें बताई थी, वो पर्सन मेरी रियल लाइफ में हैं, वे लोग जिनके साथ भी चीज़ें हुई हैं। इवन एक भैया जिनके साथ ये सब हुआ था, वो तो मर भी चुके हैं। उनकी फैमिली ने केस करा था और वो केस काफ़ी लंबा चल रहा था, तभी तो मुझे उसके बारे में पता चला था। और महाराष्ट्र का वो लिजर्ट वाला केस, वो तो आप सभी को पता है। मतलब ह्यूमैनिटी बिल्कुल गिरा दी गई है। ना इंसान छोड़ो, ना जानवर छोड़ो, ना बच्चों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर विंग को देखते हैं, जिसके कॉलेज में एक फंक्शन होता है और विंग सेमिनार हॉल में था। विंग यहाँ पर एक लड़की की तरह ड्रेसअप हुआ था। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है, विंग बोलता है, सो अनकम्फर्टेबल। न्यूसेंग बोलता है, ब्रदर वे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सुनते ही विंग न्यूसेंग को गुस्से में देखता है। न्यूसेंग, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। न्यूसेंग बोलता है, ब्रदर वे, आप शर्त भी तो खुद ही हारे थे। इनके ग्रुप में कोई भी लड़की नहीं थी और इनके बीच एक शर्त लगी थी, जिसमें कि विंग शर्त को हार चुका था और अब शर्त के अनुसार उसे सिंड्रेला की तरह तैयार होना था। और अब विंग तैयार हो जाता है। विंग बोलता है, आखिर लड़कियां इन कपड़ों को कैसे पहन लेती है इतने आराम से? इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मैं अभी बदलने जा रहा हूँ। जिनजुशन बोलता है, लेकिन ब्रदर वे, मानना पड़ेगा, आप अच्छे तो लग रहे हैं। विंग जिनजुशन को गुस्से में देखता है, क्या चाहते हो? यानली तुमसे कुछ दिन बात ना करे। ये सुनते ही जिनजुशन अपने मुंह को बंद कर लेता है और बोलता है, सॉरी सॉरी साले साहब। ये देखते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। शाओशिनचैन बोलता है, अरे जिनजुशन, तुमने तो बड़ी जल्दी अपना दल बदला। जिनजुशन बोलता है, हाँ तो सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये तुम्हें जब पता चलेगा जब तुम किसी से प्यार करोगे। न्यूसेंग बोलता है, अरे बस करो यार, ये सिंगल लोगों को ये डॉग फूड खिलाना बंद करो, अदरवाइज़ मुझे तो ब्रदर वे पर ही क्रश आ रहा है। ये सुनते ही विंग न्यूसेंग के सर में मारता है, अपनी हरकतें सुधार लो, वरना तुम्हारे भाई को तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जब पता चलेगा, जब वो खींचकर तुम्हें अपने साथ अपनी कंपनी ले जाएंगे और तुम्हारी आवारागर्दी बंद करा देंगे। न्यूसेंग बोलता है, ब्रदर वे, कितने गंदे हो आप। इसके बाद विंग अपनी आंखें घुमाता है और वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे उन कपड़ों को चेंज करना था। उसे सच में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। जैसे ही विंग चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगता है, फिर उसे याद आता है, यार उसके कपड़े तो क्लासरूम में ही रह गए हैं। और ये सब भी न्यूसेंग की मेहरबानी थी। अब विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह जाने लगता है। विंग सोचता है क्या वह शॉर्टकट ले ले, और वह एकदम से रुक जाता है। जियांगशेंग ने मना करा था कि कुछ भी हो जाए, कभी भी वह साइंस फैकल्टी के पार्किंग लॉट में बिल्कुल भी ना जाए। विंग की नज़र दूर से ही उस तरफ जाती है। विंग सोचता है, बड़ा अजीब है ये सब। तभी विंग वहाँ से जाने लगता है और उसे किसी का कॉल आता है। यह किसी और का नहीं, बल्कि वांगशी का होता है। विंग कॉल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और वांगशी से बात करने लगता है। वांगशी बोलता है, फंक्शन पूरा हो गया? विंग बोलता है, हाँ जी, और आपके पास तो इतना सा भी टाइम नहीं था, क्या कर मेरी परफॉर्मेंस भी देख लो। वांगची टेंस हो जाता है और विंग से बोलता है, सॉरी, वर्क बहुत ज़्यादा था विंग। तभी विंग हंसने लगता है, अरे इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। वांगशी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विंग बोलता है, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद भी जा सकता हूँ। वांगशी बोलता है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। विंग हंसने लगता है और बोलता है, मुझे कौन सा कोई किडनैप कर ले जाएगा, और वैसे भी मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगा।
वांगशी बोलता है लेकिन मुझे फील नहीं होता ऐसे। फिंग बोलता है तो फिर मैं घर जाकर तुम्हें कॉल कर दूंगा, बात ख़त्म। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से कोई पीछे से आकर फिंग को पकड़ लेता है और एकदम से विंग चिल्ला पड़ता है और इधर एकदम से वांगशी टेंस हो जाता है कि आखिर क्या हुआ। फिंग उस पर्सन को हटाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उसके बाद वो पर्सन खींचकर विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। विंग चिल्लाने लगता है, हे तुम क्या कर रहे हो, और उससे खुद को छुड़ाने लगता है। वह पर्सन विंग को अंधेरे की तरफ ले जाने लगता है और वहाँ से पता नहीं कैसे शॉर्टकट लेता है कि वो देखता है कि शायद वो किसी पार्किंग लॉट में है। वह पर्सन विंग को अपने साथ खींचने लगता है और विंग उससे खुद को छुड़ाने में स्ट्रगल करता है। विंग देखता है कि आसपास और कोई भी नहीं था कि आखिर वह किसी से हेल्प के लिए भी बोल सके। विंग की आवाज़ें सुनकर वांगशी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। वह बोलता है, विंग विंग आंसर करो, और वह जल्दी से विंग के कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वह पर्सन विंग के ईयरबड्स को उसके कान से निकालकर फेंक देता है और उसके बाद उसके फ़ोन को लेता है और उसे भी वहीं विंग के सामने फेंक देता है। वांगशी विंग की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, उसके दोस्तों को कॉल करता है कि आखिर विंग कहाँ है, वो जल्दी से कॉलेज में देखें। लेकिन उन लोगों को भी अब विंग कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। वांगशी और ज़्यादा टेंस हो रहा था। इसके बाद वह पर्सन विंग को अपने साथ कहीं ले जाता है। विंग उस जगह को देखता है। विंग सोचता है कि शायद ये कोई पार्किंग लॉट है। वो सोचता है कि ये साइंस फैकल्टी का ही पार्किंग लॉट है। विंग को वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी, जैसे वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने स्मोकिंग करी हो। वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वह पर्सन विंग को दीवार पर पिन करता है। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि वह बिल्कुल ब्लड वॉमिट करना चाहता था। विंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हें क्या चाहिए? वह पर्सन बोलता है, स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए? उस पर्सन ने मास्क पहन रखा था, कैप ओढ़ रखी थी और वह पूरी तरह से खुद को बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में तैयार था। विंग सिर्फ उसकी आंखें देख पा रहा था। वह पर्सन विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ को विंग के कपड़ों में ले जाकर उसकी बेली को टच करने लगता है। विंग स्ट्रगल करने लगता है और उसके शोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा हार्डली बाइट कर लेता है। ये देखते ही वह इंसान गुस्से में आ जाता है और विंग को थप्पड़ मारता है। जैसे ही वह थप्पड़ मारता है, विंग एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद वह विंग के फेस को उसकी जॉ पर से टाइटली पकड़ लेता है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते ना, तो इस थप्पड़ के बदले में तुम्हारी जान 1 सेकंड में ले लेता। विंग फिर भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, उसके कॉलर को पकड़ता है। तभी वह पर्सन विंग के दोनों हाथों को दोबारा पकड़ लेता है। वह बोलता है कि जब इन हाथों में जान ना हो ना, तो बेहतर है कि खुद को सरेंडर कर दो। इसके बाद वह पर्सन विंग के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ता है, उसके फेस को उसके जॉ से पकड़ता है और विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। विंग उसके लिप को हार्डली बाइट कर लेता है। वह पर्सन गुस्से में आ जाता है और दोबारा विंग को थप्पड़ मारता है और विंग के मुंह से भी खून आने लगता है। विंग के मुंह से भी खून आने लगता है और विंग डिज़ी फील करने लगता है। वह पर्सन बोलता है, क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? मैं इस फेस को हार्म नहीं करना चाहता। और वह उसके बाद अपने फेस को विंग के नेक में देता है और इसे स्मेल करने लगता है। कसम से जैसा सोचा था, तुम्हारा टेस्ट और स्मेल बिल्कुल वैसी ही है। बताओ, इतने अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पर तुम्हारी स्मेल से तुम्हारा एडिक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे वो बोल रहा था, जैसे वो टच कर रहा था, विंग को खुद को ही डर्टी फील हो रहा था। वह पर्सन बोलता है, और आज तो तुम्हें लड़कियों के कपड़ों में देखकर मैं मानूँ कि अपने सारे डिज़ायर जो कंट्रोल कर रही थी खो ही बैठा। और वह पर्सन विंग के कॉलर बोन पर किस करने लगता है और इसके बाद वहाँ पर हिक्की बनाने लगता है। और इसके बाद वह पर्सन वहाँ पर विंग के कॉलर बोन पर ही किस करने लगता है। तभी वहाँ पर वांगशी और जियांग चेंग की आवाज़ आती है, जो कि विंग को बुला रहे थे। वह पर्सन रुक जाता है, लेकिन अब विंग को मानो कोई होश नहीं था कि उसके आसपास चल क्या रहा है। उसे सारी चीज़ें ना सुनाई दे रही थी, ना ठीक से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था ब्लर हो गई हैं सारी चीज़ें और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे। जियांग चेंग और वांगशी उस जगह पर पहुंचते हैं। उस अंधेरे में वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे कि आखिर वहाँ पे कौन कौन है, पर उन्हें दिखाई दे रहा था कि 2 लोग हैं। जियांग चेंग और वांगशी दोनों उस तरफ बढ़ते हैं। वह पर्सन देखता है कि वो दोनों उधर आ रहे हैं और वह जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। विंग वहीं पर ग्राउंड पर था। वांगशी और जियांग चेंग दोनों ही विंग के पास आते हैं। जियांग चेंग बोलता है, गगा आप ठीक हो ना? वांगशी भी बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना? जियांग चेंग विंग के पास रुकता है और वांगशी उस पर्सन का पीछा करने लगता है जिधर की साइड वह गया था। इसके बाद जियांग चेंग देखता है कि विंग की हालत ख़राब हो रही है। विंग की आंखें बंद हो रही हैं और सांसें भारी हो रही हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। इसके बाद विंग की आंखें खुलती हैं। वह खुद को हॉस्पिटल में देखता है।
वहीं बराबर में वांगशी होता है। जैसे ही देखता है कि विंग की आँख खुल गई, वह विंग को एकदम से गले लगाता है। विंग के हाथ में एक ग्रिप लगी हुई थी और वह एकदम से पेन में हिस करता है। यह देखते ही वांगशी उससे अलग हो जाता है और सॉरी बोलता है। वांगशी बोलता है, तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता है। वांगशी बोलता है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। विंग बोलता है, बाकी सब कहाँ हैं? वांगशी बोलता है, जियांगशेंग तुम्हारी मेडिसिन लेने गया है और तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है और साथ में पुलिस को भी। डॉक्टर आकर विंग को चेक करते हैं। विंग पूरे टाइम शांत बैठा रहता है। डॉक्टर वांगशी को बताते हैं ये चीज़ें नॉर्मल है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। और तभी वहाँ पर जियांगशेंग और जियांग यानली भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही विंग एकदम से मानो सांसें लेना भूल चुका होता है। इसके बाद विंग वांगशी से बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगशी बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग बोलता है, मैं कर लूँगा। लेकिन उसके बाद भी वांगशी विंग को वॉशरूम तक ले जाता है। विंग बोलता है, बाहर ही रहो। इसके बाद विंग मिरर में खुद को देखता है, अपने हाथों को देखता है। उसके हाथों पर वो निशान, अपने होठों पर अपने हाथ को फहराता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे रात के वो सारे इंसिडेंट याद आते हैं जिसके साथ हुआ है। वह सोचता है कि वो सपना है और उसे भूल जाए, लेकिन नहीं, उसे याद आता है वो हकीकत है। वो हकीकत जो उसके साथ हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। और उसे उस सिचुएशन में उसके छोटे भाई ने देखा, उसके फियांसी ने देखा और वो उस सिचुएशन में पहुंचा जहाँ उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। इसके बाद बाथरूम में कांच के टूटने की आवाज़ आती है। बाहर सभी लोग एकदम से सतर्क हो जाते हैं और उनका ध्यान बाथरूम की तरफ ही जाता है। वांगशी बोलता है, विंग दरवाज़ा खोलो, विंग दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और एट द एंड वांगशी को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं विंग ने सामने रखे मिरर को तोड़ दिया है और उसी के कांच को लेकर उसने अपनी रिस्ट को कट कर लिया है और इसके हाथ से खून बह रहे थे और विंग बेहोश पड़ा था। इसके बाद विंग को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। विंग का इलाज करा जाता है और इसके बाद डॉक्टर आके बोलते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, लेकिन अभी 48 घंटे तक हमें पेशेंट को देखना होगा और हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आखिर क्या होगा। इसके बाद डॉक्टर जियांगशेंग और वांगशी से बातें कर रहे होते हैं। आपको पता है ना कि पेशेंट पहले से ही बीमार है? जियांगशेंग बोलते हैं, हाँ, गगा को जेनेटिकल हार्ट डिसीज़ है। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी फैमिली की मेंटल इलनेस की हिस्ट्री भी है? जियांगशेंग बोलता है, नो, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन पेशेंट को है। वांगशी बोलता है, लेकिन विंग को कोई मेंटल डिसऑर्डर क्यों होगा? डॉक्टर बोलते हैं, क्यों नहीं होगा ये तो नहीं पता, और जहाँ तक है ये ज़रूर पता है, उन्हें बॉडी डिस्मॉर्फिया और ईटिंग डिसऑर्डर है। डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट की आदत है ना, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी स्किप मील करना और खाया तो बहुत कम खाया। वांगशी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि विंग पिकी ईटर है और अगर वो कभी ज़्यादा भी खा लेता है तो उसे उल्टियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर बोलते हैं, उसे उल्टियाँ हो जाती हैं या फिर वो ज़बरदस्ती करते हैं, ज़रा ध्यान से सोचिए। फिर वांगशी इन चीज़ों को याद करने लगता है कि आखिर विंग खाने में क्या ड्रामे दिखाता है और काफ़ी बार वो खाता भी नहीं है। और अगर वो बाथरूम में वॉमिट कर रहा है और कोई उस टाइम पर पहुंच जाए या इस चीज़ की शिकायत करे तो वह चिल्ला पड़ता है और गुस्से में आ जाता है। और अगर कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए बोले तो वो और डबल गुस्से में आ जाता है। और वांगशी भी विंग को ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि विंग का अगला रिएक्शन क्या ही होगा। फिर जब विंग को होश आता है, वो देखता है कि वो बच गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वहीं पर विंग के मदर की आवाज़ आती है, अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स पर क्या ही बीतेगी। विंग बोलता है, आई एम सॉरी माँ। और विंग के मदर भी विंग को गले लगाते हुए रोने लगती है, आई एम सॉरी बच्चे, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना भूल ही गए, हम नहीं कर पाए तुम्हें प्रोटेक्ट। इसके बाद जियांगशेंग अपनी मदर को वहाँ से संभालता है। मदर, प्लीज़ गगा के सामने और डिप्रेस बातें मत करो। विंग के पेरेंट्स अपने तीनों बच्चों को गांव वापस ले जाना चाहते थे। जियांगशेंग बोलता है, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं ऐसे बीच में कैसे चीज़ें छोड़ सकता हूँ। इसके बाद जियांगशेंग तो किसी तरह रुक जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स यानली और विंग के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। यानली बोलती है, लेकिन फादर, मैं अपने कोर्स को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। विंग के फादर बोलते हैं, तो क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दें हम? हमारी औलाद नहीं हो तुम, क्या हमें कुछ दुख नहीं होगा? हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। फिर उस रात उन सभी के बीच बहुत ज़्यादा बहस होती है और वह सभी एक कंक्लूज़न पर आते हैं कि आखिर जब विंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा तो आखिर वो लोग कैसे रहेंगे। उनके पेरेंट्स अब उन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए थोड़ा मान जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल इस तरह से नहीं मान रहा था।
विंग, जो कि हम देखते हैं कि अब ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था, और वांगची टेंस हो जाता है। वांगशी विंग के रूम में आता है और विंग वहाँ से बाहर की तरफ देख रहा था। इसके बाद वांगशी बोलता है, बाहर चलना है क्या? विंग कोई आंसर नहीं करता। इसके बाद वांगशी विंग को अपने साथ ले जाने लगता है, उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है। अगर ये बात पहले होती तो शायद यहाँ पर विंग चिल्लाता, मैं कोई लड़की नहीं हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे कैरी करना क्यों पसंद है? लेकिन अब विंग कोई भी कुछ भी नहीं कहता। यह देखकर वांगची और ज़्यादा उदास फील करता है कि उसका हंसता खेलता विंग फिर से कहीं गायब हो चुका है। वांगशी विंग को गार्डन में ले जाता है और वहाँ पर विंग फूलों को देखने लगता है। वांगशी बोलता है, ये बहुत खूबसूरत है ना? विंग बोलता है, हाँ, लेकिन जब तक कोई इन्हें बर्बाद ना कर दे। वांगशी बोलता है, पर क्या बर्बाद करने के बाद इनकी खुशबू मिट जाएगी, इनकी खूबसूरती चली जाएगी? विंग कोई आंसर नहीं करता। वांगशी बोलता है, बर्बाद करने वाला गलत है ना, क्योंकि खुशबू तो तब भी रहेगी। इसके बाद वांगशी बोलता है, पर विंग, ये फूल इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। ये सुनते ही विंग वांगशी की तरफ देखता है कि आखिर ये कैसे खूबसूरत नहीं है। वांगशी बोलता है, सच्ची में नहीं है बिल्कुल भी, और वह मुंह बनाता है। विंग बोलता है, अब तुम्हें ना लगे वो अलग बात है। वांगशी बोलता है, तो यही तो बात है विंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं कितना ही कह लूँ ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए खूबसूरत है। तो बात वही है विंग, तुम भी उस फूल की तरह हो जिसे अगर डिस्ट्रॉय भी करो वो तब भी वैसा ही रहेगा, और अगर पूरी दुनिया खिलाफ भी हो जाए ना कि तुमसे प्यार ना करो, मैं तब भी तुमसे प्यार करूँगा। जैसे वो तुम्हारे लिए खूबसूरत है, तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो। पर फ़र्क यहाँ है विंग कि तुम खुद के लिए क्या हो। वो सब गलत है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम नहीं हो। अपने आप को समझो विंग, उस सेल्फ लव को क्रिएट करो खुद के लिए जो तुम्हारी वैल्यू क्रिएट करता है। विंग अपने हाथ को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह बोलता है, वांगची, लेकिन वो सेल्फ लव कहाँ है? वांगची बोलता है, क्योंकि तुमने खुद को ब्लेम देकर उसे दबा दिया है। खुद को ब्लेम मत करो। विंग वांगची की तरफ देखता है, तो फिर गिल्ट मेरे अंदर क्यों है? और अगर मेरा अंदर दोष नहीं है तो दाग मुझ पर क्यों है? वांगची बोलता है, प्लीज़ विंग, ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें इम्पैक्ट करे। विंग बोलता है, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है वांगची, ये चीज़ें अब और सहन नहीं होती। इसके बाद वांगची विंग का और ज़्यादा ध्यान रखने लगता है। वांगची विंग के लिए खाना बनाता है जो कि उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ताकि उसकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट ना हो, और क्योंकि अगर उसे ईटिंग डिसऑर्डर है तो आखिर वह इस चीज़ को भी संभाल सके। विंग पहले फूड को आधा खाता है और खाते खाते ही उसे गिल्ट होने लगता है, क्योंकि उसने फूड क्यों खाया, और उससे अर्ज होती है कि वो जाके इस फूड को वॉमिट कर दे। और ये सब वांगची देख रहा था और ज़्यादा टेंस होता है कि आखिर वो क्या ही करे, और ये चीज़ें विंग के हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं है। और अब वांगची को याद आता है कि शायद ये सारी चीज़ें विंग को पहले से पता थी, तभी वो शायद मस्ती में भी बोलता था कि इसको इतना लंबा जीना है, और कौन सा हम इतना लंबा जीने वाले हैं। इसके बाद वांगची विंग के लिए एक साइकेट्रिस्ट का इंतज़ाम करता है, उसकी काउंसलिंग में उसकी हेल्प करता है, उसके मूड को लिफ्ट अप करने की कोशिश करता है, और ऐसी कोशिश करता है कि उसे कोई भी गिल्ट फील ना हो, या फिर उसे धीरे धीरे उन चीज़ों से ईज़ मिले कि हाँ, चीज़ें सही हो रही हैं। और घर में कोशिश करता है कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो जिससे कि विंग खुद को हार्म कर ले। यहाँ वांगची के दिल में भी विंग को लेकर डर बैठ गया था, और उसके पेरेंट्स का भी, जिनका रोज़ रात को कॉल आता था ये पूछने के लिए कि आज दिन कैसा रहा और अब उनके बच्चे कैसे हैं। और अब पता चलता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से उस पर्सन को पहचान लिया गया है। वांगची और विंग दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वह लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यह पर्सन साइंस फैकल्टी में एक प्रोफेसर है, इसलिए विंग उसको नहीं जानता था, लेकिन उसने विंग को देखा था और वह विंग के क्लोज आना चाहता था, लेकिन विंग ने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं। और उसे फिर पता चला था कि विंग ऑलरेडी इंगेज्ड है, जिसे देखकर उसका खून और ज़्यादा खोल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उस दिन फंक्शन में जब उसने विंग को लड़कियों के कपड़ों में देखा तो मानो कि वह अपना सारा कंट्रोल खो चुका था, क्योंकि उसे विंग इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वह अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। पुलिस ऑफिसर विंग को बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन विंग के दिल में एक ही ख्याल था, लेकिन जो हो गया उसका क्या। इसके बाद वांगची और विंग दोनों ही कार में बैठते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं।
वीइंग और वांगची के बीच पूरे रास्ते कोई बात नहीं होती। वांगची बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है मैं ठीक हूँ। वांगची बोलता है प्लीज़ अपने दिल में कुछ मत रखो, तुम बोल सकते हो, तुम्हें जो भी बोलना है। वीइंग बोलता है मैं बस यही सोच रहा हूँ कि हम जन्म से स्वतंत्र हैं लेकिन एक घुटन भरी जेल में कैद हैं, उस जंजीरों में जकड़े हुए हैं जहाँ से शायद कभी पार नहीं हो पाएंगे, कभी किसी चीज़ की तो कभी किसी चीज़ की। वांगची बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है जस्टिस मिलेगा मुझे। तो क्या सबको जस्टिस मिल चुका है? पूरी तरह मिल चुका है? तुमने फोरम पे नहीं पढ़ा क्या ही बात कर रहे थे? या लड़की के कपड़े पहने थे इसीलिए प्रोफेसर का दिल भी मचल गया? अरे वाह, इतना खूबसूरत लग रहा था। डेफिनेटली हर कोई अपने हद पार करने के लिए तैयार होता। क्यों वांगची? अगर मेरी जगह कोई लड़की होती और उसके साथ ये होता तो भी क्या ये जस्टिफाई है? अगर मैंने लड़की के कपड़े पहने तो उसका दिल मचल गया, लेकिन अगर सीधा लड़की होती और तब भी यही करता तो क्या डेफिनेशन देते उसे जस्टिफाई करने की चीज़ों को? जो लोग जानवरों का रेप कर सकते हैं वो इंसानों को छोड़ सकते हैं। जो लोग जानवरों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं वो इंसानों के साथ ऐसा करके खुद को जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं ना। जब किसी जानवर के साथ ऐसा करते हैं तब भी ये जस्टिफिकेशन दे दें, अरे वो जानवर बिना कपड़ों के हमारे सामने घूम रहा था, हमें सेड्यूस कर रहा था। मैं विक्टिम हूँ पर मुझ पर ब्लेम है। पता है कर्ज करने का मन कर रहा है कि उन लोगों के साथ भी वो हो जाए, लेकिन उसके बाद ये दिल रुक जाता है कि जो मेरे साथ हुआ वो शायद किसी और के साथ ना हो। और वीइंग रोने लगता है। वांगची कार को रोकता है और पहले वीइंग को शांत कराने लगता है। वीइंग तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसके थोड़ी देर बाद वांगची देखता है कि वीइंग बेहोशी हो चुका है और वह उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर वांगची से बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पहले ही मेंटली इल है, तो इसका मतलब उसके साथ पहले भी कुछ हो चुका है जिससे चीज़ें इतनी इम्पैक्ट पड़ी हैं बॉडी पर। 1 या 2 बार और कुछ हुआ, मैं नहीं कह सकता कि पेशेंट बचेगा। इवन पेशेंट कितने सालों तक जिएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। फिज़िकल इलनेस तो मारती ही है, मेंटल इलनेस भी लाइफ टाइम को उसी तरह से कम करती है। इसके बाद वांगची वीइंग को रात को अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो लोग अपने घर में एंट्री करते हैं एकदम से लाइट जल जाती है और डेकोरेशन हो रही होती है। और तभी यहाँ पर सोफ़े के पीछे से वीइंग के फ्रेंड्स सामने आते हैं। वीइंग ये सारी चीज़ें देखकर हैरान था। वीइंग के फ्रेंड्स बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे इतने बहादुर बनने के लिए। साओ शिनचैन आगे आता है और वीइंग के बालों में हाथ फेराता है। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं हमारे हीरो। ये जर्नी टफ है लेकिन हमें खुशी है कि तुम फाइट कर रहे हो। और वांगची वीइंग को पीछे से गले लगाता है और किसी के नेगेटिव ओपिनियन से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो तुमसे प्यार करते हैं वो तब भी करेंगे जब पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो। और मैं हमेशा करूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद से इतना प्यार करना होगा वीइंग कि पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन तुम खुद को संभाल सको। और उस रात वह सभी लोग पार्टी करते हैं और वीइंग को भी उस दिन काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था। उसके बाद वहाँ पर वह सभी लोग एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर वेंचिंग भी थी। वीइंग वेंचिंग को अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन हाँ उसे पता था कि वह वेनिंग की बहन है और उसने 1 या 2 बार देखा था। और वह सभी लोग अब बातें करने लगते हैं। वेंचिंग यहाँ पर अपनी कहानी बताने लगती है। वेंचिंग बोलती है मैं 6 साल की थी और मेरा कज़न शायद वो 15 साल का था। बाहर वालों से कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया सेफ़ नहीं है, लेकिन वो घर का ही था। एक दिन जब मैं खेल रही थी उसने अपने रूम में बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें फॉलो करती थी कि मेरे भैया ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं क्या ही समझ पाती। जब रूम का दरवाज़ा लगा और उसके बाद बंद दरवाजे के पीछे जो हुआ शायद मैं कभी नहीं भूल सकती थी। जब तक समझ पाती अगले दिन वो फिर से हुआ। उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं तबाह हो गई और मैं कभी अपने पेरेंट्स को ये बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ चल क्या रहा है। मुझे नहीं थी इतनी समझ कि आखिर मैं क्या ही करूं। और ये चीज़ें कब सेल्फ़ ब्लेम और गिल्ट में चेंज हो गए मुझे नहीं पता। मुझे लगता था मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, मैं खुद को डर्टी फील कर रही थी। उसके बाद अंकल आंटी और कज़न तीनों ही कनाडा शिफ्ट हो गए। शायद कुछ लोगों के लिए कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे लिए तो वहीं से भयंकर सपना हर रात के लिए शुरू हो गया ना, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाई आज तक। न्यूसेंग बोलता है तो फिर तुमने कुछ नहीं करा। पेंचिंग बोलती है 6 साल की लड़की नहीं समझ पाई,
पर 13 साल की लड़की हिम्मत नहीं कर पाई। न्यूसेंग बोलता है और अब? वेंचिंग बोलती है अब शायद इन चीज़ों को बताने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, पर हर रात मैं यही दुआ करती हूँ कि उसे अपनी बेटी से जितनी शिद्दत से मोहब्बत है ना, वो उसकी बाहों में उतनी ही शिद्दत से टूट कर मरे, और उसके बाद अपने ही उस फूल को अपने सामने इस तरह से उजड़ते देख उसकी हालत वो हो कि वो हर रोज़ मरने की दुआ करे लेकिन मर ना पाए। ये सुनते ही न्यूसेंग के चेहरे पर एकदम से हैरानी भरे एक्सप्रेशन आते हैं। वेंचिंग बोलती है क्या? माना कि मैं उसकी बेटी के लिए ये सब नहीं मांग सकती कि जो मेरे साथ हुआ उसके साथ हो, क्योंकि वो भी एक लड़की है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो भी सही नहीं था, तो मेरे बदले में यही आता है, अब चाहे किसी को सही लगे या गलत। और अगर वो दुआओं की वजह से नहीं मरी तो मुझे मरना मंजूर होगा, लेकिन उसकी बेटी की वो हालत उसकी बाहों में मैं कर कर रहूँगी। बड़ा प्रोटेक्टिव है ना वो अपनी बेटी को लेकर, तो उसे पता तो चले कि जब एक बाप का फूल उजड़ता है तो उससे कैसे कांटे चुभते हैं उसके दिल में। यहाँ पर शाओ शिनचैन भी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि उसके अंकल ने बचपन में उसके साथ ऐसा करा था। शाओ शिनचैन बोलता है वो खेल खेल में कब वो भयंकर सपना बतला किसी को नहीं पता। इससे पहले समझ पाता क्या हुआ, अगली रात फिर वो हुआ और न जाने कितनी रात वो रिपीट हुआ। शाओ शिनचैन और वेंचिंग दोनों ही विंग की तरफ मुस्कुराते हैं। कभी खुद को गलत मत समझो विंग, हम तुम्हारे साथ हैं। और वांग जी विंग के गाल पर किस करता है और मैं तो हूँ मेरी जान, अगर तुम्हारे मरने के इरादे होते हैं ना तो भाई मुझे भी अपने साथ ले जाना। विंग बोलता है बकवास मत करो। वांग जी बोलता है पर मैं तुमसे सच में इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब विंग भी अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान देने लगता है। डॉक्टर वांग जी को बताते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं चीज़ें। विंग का फूड भी मेडिसिन वाला होता है, उसे अपने खाने पीने हर चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कि वो स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, ज़्यादा कोल्ड को सहन नहीं कर सकता, ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती। आफ्टर ऑल उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसके बाद विंग जाकर वांगशी को पीछे से गले लगाता है। वांगशी बोलता है आज इतना सारा प्यार? विंग बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ मांगना है। वांगशी बोलता है वो तो तुम सिर्फ हुक्म करो। विंग बोलता है क्या किसी की जान भी? वांगशी बोलता है आप हमारी जान ले लीजिए। विंग बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। वांगशी बोलता है मैं भी नहीं। विंग बोलता है वांगशी। वांगशी बोलता है अच्छा अब बताओ किसकी जान लेनी है? विंग बोलता है क्या हम किसी हिटमैन को हायर कर सकते हैं? वांगशी बोलता है क्यों? विंग बोलता है मुझे भी मेरे कज़न को मरवाना है। वांगशी बोलता है क्यों? विंग वांगशी के होठों पर अपनी फिंगर रखता है और बोलता है पूरी बात तो मैं नहीं बता पाऊँगा वांगशी, बस इतना जान लो कि जैसा वेंचिंग के साथ हुआ था वैसा ही मेरे साथ बचपन में हुआ था और मैं उस चीज़ से अब तक रिकवर नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे ईटिंग डिसऑर्डर और बॉडी डिस्मॉर्फिया भी था और मैं इस हालत पर पहुंच गया अपनी बॉडी की। मेरे अंदर वेंचिंग की तरह सब्र नहीं है कि मेरा रिवेंज इस तरह से हो। मुझे उसे जेल भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर देर से कोई न्याय मिलता है तो वो भी एक अन्याय है। मुझे बस उसकी मौत चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इतने साल मैं जीते जी मारा गया हूँ। वांगजी विंग को गले लगाता है और बोलता है ओके, और उसे ऐसे ही बाहों में लेकर बेड पर ले जाता है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू अगर आपने इस स्टोरी को पूरा सुना हो। आई नो कि ये रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, बट फिर भी थैंक यू।